नमस्कार, आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्कों के एक ऐसे समुदाय की जो जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें दुनिया का सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में इन लोगों को शुमार किया है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी तादाद में भगाए गए रोहिंग्या मुसलमानों की। दोनों देशों में भयानक मानवाधिकार हनन के बाद जब इन्हें वहां से निकाला गया तो इनकी जिंदगी समंदर के थपेड़े खाने में अब कट रही है। करीब 2 महीने हो चुके हैं और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में शरण लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। म्यांमार इन्हें अपना नागरिक से मना कर रहा है। जाहिर है इनके सामने मुश्किलों का अंबार है। हम रोहिंग्या से जुड़ी कहानियों से आज विशेष में आपको वाबस्ता कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष बेवतन रोहिंग्या। तो बीते करीब 2 महीने से समंदर में भटकते रोहिंग्या मुसलमानों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रोहिंग्या का दर्द दुनिया के सामने आया। 2012 से लगातार जातीय हिंसा की मार झेल रहे रोहिंग्या समुदाय के सामने इस बार चुनौती ज्यादा गंभीर है। म्यांमार और बांग्लादेश मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप लगातार इन पर लगाते रहे हैं और इन्हें खदेड़ने पर आमादा हैं, तो पड़ोसी मुल्क इन्हें जगह देने से कतरा रहे हैं। 3-4 साल से हिंसा की मार झेल रहे रोहिंग्या की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। म्यांमार सरकार का दावा है कि देश में बड़े पैमाने पर हो रहे मानव तस्करी में रोहिंग्या समुदाय का हाथ है। बांग्लादेश ने भी आरोप लगाया है कि उनके यहां से बरगलाकर रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोग सैकड़ों युवाओं को विदेश ले गए। दावों के मेल खाते ही म्यांमार ने रोहिंग्या को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। म्यांमार में 10 लाख से ज्यादा इस समुदाय के लोग रह रहे हैं। आलम यह है कि विस्थापन और पलायन के बाद म्यांमार में वापसी के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि सरकार उनके दस्तावेजों की जांच के बगैर देश में टिकने की अनुमति नहीं दे रही। Myanmar is not in a position to provide shelters to them on longer-term basis. After the completion of the verification process, we will coordinate with the country of origin to take them back expeditiously. रोहिंग्या समुदाय का कहना है कि समुद्र में हफ्तों दिन गुजारने के बाद उनके पास जब राशन तक नहीं रहा तो दस्तावेज कहां से बचे रहेंगे। पड़ोसी देश रोहिंग्या की तकलीफ को समझने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन तस्करी के दावे से भी मुंह मोड़ रहे हैं। थाईलैंड ने अपने यहाँ 700 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को छत दी है, लेकिन पूरे इलाके में तस्करी को लेकर वो कड़ी कार्रवाई में भी जुटा है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि तस्करी में जुटे लोग रोहिंग्या समुदाय के हैं, लेकिन गिरफ्तारियों का दौर अब भी चालू है। ขณะนี้เราออกหมายจับได้ทั้งหมด84รายนะครับจับกุมมอบตัวแล้วก็อายัดทั้งหมด51รายเหลือ33รายผู้ต้องหารายล่าสุดวันนี้นะครับที่ได้เข้ามอบตัวกับท่านผู้การบริการก็คือพลโทมนัสคงแป้น इंडोनेशिया ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए आसियान देशों के बीच एक व्यापक समझौता होना चाहिए, लेकिन रोहिंग्या के मानवाधिकारों से समझौता नहीं होगा। आसियान से जुड़े लगभग सारे देश रोहिंग्या की ताज़ा मुश्किलों से वाबस्ता हैं, लेकिन कुछ देश खुलकर उनके पक्ष में आ रहे हैं, जबकि कुछ अपनी परेशानियां गिना रहे हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में इस मुद्दे पर एक व्यापक सहमति इस बात पर बनी है कि सारे मुल्कों को मिलकर इस दिशा में पहल करनी चाहिए। Of course, it would be a problem to all the member states of ASEAN, wherever these boat people landed or are temporarily housed, if the rest of the world is not going to help. If the international community or international organization is not willing to assist, Malaysia is just a small nation. We cannot afford to house these people. बांग्लादेश म्यांमार के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्री सीमा होने की वजह से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि कई लोग भटकते हुए एक दूसरी की सीमा में घुस जाते हैं। कई दफा इनको पकड़ने के बाद मानव तस्करी और घुसपैठ का आरोप लगा दिया जाता है। मानव तस्करी के आरोप में रोहिंग्या यही जवाब दे रहे हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने कहा है कि तस्करी और मानवाधिकार के मुद्दों के बीच घालमेल नहीं किया जाना चाहिए और दोनों से अलग अलग लड़ने की दरकार है। At least half
of the people are in fact from Myanmar and from Rakhine State. They have been identified as such. And there are also Bangladeshis. There may be, for some people, different motivations for what caused them to put their lives at risk and put themselves in the hands of human traffickers. फिलहाल रोहिंग्या के पूरे मामले में तस्करी और मानवाधिकार की बहस ही सबसे अहम हो चली है। एक पक्ष मानव तस्करी के लिए इस समुदाय पर आरोप लगा रहा है और दूसरा इन आरोपों को खारिज करते हुए रोहिंग्या के मानवाधिकार के पक्ष में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रोहिंग्या मुसलमानों की अमानवीय दशा को लेकर दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया है। भारत सहित दुनिया के कई मुल्कों में उनके अधिकार की खातिर विरोध प्रदर्शन भी हुए। संयुक्त राष्ट्र ने मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पा रही है। आइए देखते हैं कि रोहिंग्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत की आखिर क्या प्रतिक्रिया है। ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली में म्यांमार दूतावास और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की। दोनों जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोग रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर गुस्सा जता रहे हैं। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई के बाद हजारों की तादाद में रोहिंग्या समुदाय के लोग जहाज और किश्ती में चढ़कर समंदर में चले गए, जहां हफ्तों से वो भटक रहे हैं। न दिन का पता चल पा रहा है और न ही समय का। मामला कोई दर्जन भर लोगों का नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। समंदर में भटकते रोहिंग्या को खाने के लाले पड़ रहे हैं। न बांग्लादेश उन्हें अपना रहा है और न ही म्यांमार। म्यांमार उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार करता रहा है, जबकि अकेले म्यांमार में करीब 11 लाख रोहिंग्या रहते हैं। 3 साल से हिंसा की मार झेल रहे समुदाय के सर से जब पानी ऊपर आ गया, तो दोनों मुल्कों से जमीन छोड़कर इन्होंने नाव को अपना बसेरा बना लिया। लेकिन धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया से निकलकर इनका दर्द दुनिया के चारों कोनों में फैल गया और संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। It's important to save human lives. Whatever the reasons may be, when they are out onto sea, their life is endangered. Therefore, I have been urging all the leaders in the region to first of all, search and rescue and provide life-saving assistance, humanitarian assistance. These people have a right to a future in freedom and dignity in Myanmar. Instead, they face widespread and systematic human rights violations, including ethnic and religious persecution, and the denial of both citizenship and a full range of civil, economic, political, and social rights. संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यवेक्षण में एक टीम ने इलाके का दौरा किया। यूएन के अलावा अमेरिका ने भी अपनी टीम भेजकर हालात का जायजा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने पूरे मामले पर जरूरी मदद का ऐलान किया। And the Rohingya have been discriminated against significantly, and that's part of the reason they're fleeing. I think if I were Rohingya, I would want to stay where I was born. I'd want to stay in the land where my parents had lived, but I'd want to make sure that my government was protecting me and that people were treating me fairly. That's what I'd want. And that's why it's so important, I think, as part of the democratic transition, to take very seriously this issue of how the Rohingya are treated. दर दर भटकते रोहिंग्या की मदद के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड आगे आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने शरणार्थियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संधि का हवाला देते हुए निकटवर्ती देशों से रोहिंग्या की मदद करने की अपील की। इसके बाद इंडोनेशिया ने करीब 1800 लोगों को अपने यहाँ शरण दी और पड़ोसी देशों से अपील की कि रोहिंग्या के दर्द को वो साझा करें। इंडोनेशिया ने 3 राहत शिविर बनाने का काम शुरू कर दिया है, जहां वो बांग्लादेश और म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या को रहने के लिए छत देगा।
komitmen kita untuk menyiapkan semacam temporary shelter dalam jangka waktu 1 tahun, khususnya untuk mengatasi dan menangani sekitar 1.800 yang tadi disebutkan oleh Pak Tata yang sudah ada di Aceh Utara, Aceh Timur dan juga di Medan. रोहिंग्या के साथ हो रहे अन्याय को लेकर दुनिया के कई देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को इस पर फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार में वापसी की है, लेकिन सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो म्यांमार में हिंसा की जद में आया रोहिंग्या समुदाय आजकल चर्चा में है। हाल ही के दिनों में समुदाय के सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि हजारों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर पनाह लेने की सोची। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रोहिंग्या हैं कौन और क्या है इनकी दर्द की दास्तान। देखते हैं ये रिपोर्ट। बेघर, बेवतन, कभी इस मुल्क तो कभी उस मुल्क से शरण मांगते, जान बचाने के लिए दर दर भटकते म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय को कहीं पनाह नहीं मिल रही। बरसों से दमन का शिकार बन रहे रोहिंग्या समुदाय को लेकर तमाम सवाल हैं। आखिर ये लोग हैं कौन और क्यों लोग इनकी जान का दुश्मन बन बैठे हैं? पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी कोई इनकी फरियाद सुनने को तैयार क्यों नहीं है? उन्होंने लोक में काफी 400-500 साल की पहले वहाँ पर में रहने के लिए, जब तक वहाँ पर ये ब्रिटिश एम्पायर हो ना, कॉलोनिस्ट, उन्होंने वहाँ पर वो माइनॉरिटी रहेगा। लेकिन जब तक उन्होंने इंडिपेंडेंट किया था, उन्होंने वहाँ पर इनका सरकार बिल्कुल प्रोसिक्यूट करना चाहती है। वो मिनिमम मतलब ये बेसिक ह्यूमन राइट्स वो राइट दिया भी नहीं उन्होंने। तो इसलिए ये बिल्कुल ये आइसोलेटेड ग्रुप है, कोई वहाँ पर उनकी मदद भी नहीं कर सकते। और काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने लोग कर दिया था, काफ़ी वो तो ट्रैफिकिंग भी किया था, काफ़ी लोग मार गया था, वो काफ़ी मसाकर भी हो गया वहाँ पर। लेकिन वो तो ये इतना शर्म हो गया ज़िंदगी में, कभी देखा भी नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं उसके ऊपर। दुनिया भर में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी 15 से 20 लाख के बीच है। इसमें आधे से ज्यादा म्यांमार में रहते हैं। म्यांमार के उत्तरी इलाकों में बसे रोहिंग्या समुदाय के बारे में मशहूर है कि ये लोग 14वीं सदी के दौरान बंगाल से म्यांमार आए थे। दरअसल आराकाना प्रांत का शासन मिल्सा मून 24 साल बंगाल में निर्वासित रहा। 1430 में आराकान पर बंगाल की शासन जलालुद्दीन का कब्जा हो गया। मिल्सा मून को जलालुद्दीन ने तख्त पर बैठा दिया। उसकी मदद के लिए कुछ बंगाली सैनिक और अधिकारी भेजे गए, जो बाद में यहीं बस गए। देखिए, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार में है, उनसे सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनसे वो इंटीग्रेट नहीं हो पाया। म्यांमार जो स्टेट बनी है वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट है, तो उनसे साथ वो इंटीग्रेट नहीं हो पाए, इसीलिए कि म्यांमार को ये लोग समझते हैं कि बेसिकली बुद्धिस्ट स्टेट है। तो इनके जो है, इनका डिमांड रहता है कि उनका कल्चरल ऑटोनॉमी रहे। जो मुसलमान है उनसे जो स्वाधीन पहले उनके था ब्रिटिश पीरियड में, वो स्वाधीन अपना रखना चाहते हैं, जो ऑटोनॉमी, कल्चरल ऑटोनॉमी। 1785 में आराकान पर बौद्धों ने कब्जा कर लिया। करीब 35,000 लोगों ने भागकर बंगाल में शरण ली। उस वक्त बंगाल पर अंग्रेजों का शासन था। 1826 में आराकान अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेजों ने रोहिंग्या मुसलमानों को दोबारा आराकान में बसाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें खेती के लिए मजदूरों की जरूरत थी। 1872 से 1911 के बीच इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद करीब 1,78,000 थी। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है और पॉलिटिकल हिस्ट्री, वहाँ पर जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, उन्होंने सब मालूम हो गया ये लोग कहाँ चला गया, कहाँ से माइग्रेट किया, चीप लेबर के लिए इधर से ले गया था, उधर ले गया था। वहाँ पर फिर उन्होंने जब तक वो ब्रिटिश कॉलोनी ख़त्म हो गया था, उन्होंने छोड़ दिया था, फिर चला गया था। यहाँ पर जो मेजोरिटी लोकल है, जो उनकी मेजोरिटी बुद्धिज्म या किसी को और है, उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसलिए जब तक वहाँ पर ब्रिटिश अपने आप नहीं आते, वो बात करना चाहती सीधा से, म्यांमार सरकार कह रही ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये बोलना चाहिए। दूसरी बात, आप देख लो ये साउथ एशिया में क्या होता है। 1942 में इस इलाके में भीषण हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच खाई और चौड़ी हो गई। अंग्रेजों के जाने के बाद म्यांमार में फौजी शासन की स्थापना हुई। 1962 में रोहिंग्या समुदाय ने अलग देश की मांग की। बर्मी सेना ने अलग देश की मांग को सख्ती से कुचल दिया। सैनिक शासन ने रोहिंग्या समुदाय को नागरिकता देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद से रोहिंग्या म्यांमार में बिना देश वाले बंगाली की हैसियत से रह रहे हैं। सुनील कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे रोहिंग्या के एक कैंप में और दिखाएंगे गुजरे दिनों से लेकर अब तक की उनकी दास्तां। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में जब हिंसा का शिकार होने लगे तो वो कई देशों को पलायन कर गए। इतिहास बताता है कि रोहिंग्या बांग्लादेश से विस्थापित होकर म्यांमार में जा बसे, लिहाजा जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश में ही सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश ने भी रोहिंग्याओं का बोझ उठाने से मना कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमान बेवतन होने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। दक्षिणी बांग्लादेश के शरणार्थी कैंप का एक आम दिन। 22 साल पहले म्यांमार से भागकर रोहिंग्या मुसलमानों की एक टोली नदी और जंगलों के रास्ते इसी गांव में शरण लेने आई थी। लेकिन आज ये लोग फिर लामका होने के कगार पर हैं। दरअसल बांग्लादेश सरकार को अब ये शरणार्थी बोझ नजर आने लगे हैं। 22 साल पहले जब ये लोग यहाँ आए थे उस वक्त इनके पास बमुश्किल तन ढकने को कपड़ा था, लेकिन आज इनके पास मोबाइल और घर जैसी सुविधाएं हैं। जाहिर है इस कैंप ने इन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज ये लोग उनके जैसे हजारों रोहिंग्याओं को यहाँ से हटाए जाने की खबरों से परेशान हैं। शांति हইলে নোয়াখালী যাইম দ শান্তি হইলে নোয়াখালী না যাইম আর ইয়ে মাঝে আসিদে বেকুন বর্মায়া বেকুন মা বোন নাঙ্গরে ইয়াত তাকি অন্যমিকে যাইলে হেডা হন মা বোন না সিম ভরিসা করে দিনে ভাজ্যম এটা গ্যারামি হেরামি নির্যাতন করিব আর শান্তি হইলে যাইম শান্তি হইলে না যাইম। बांग्लादेश के कुट्टूपालोंग और नयापारा गांव में करीब 33,000 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। इन्हें बांग्लादेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र से मदद मिल रही है, लेकिन आसपास के इलाके में करीब 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बिना किसी मान्यता और पहचान के रह रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेशी सरकार ने ये दो टूक कह दिया है कि रोहिंग्याओं को वापस जाना ही होगा, क्योंकि इससे स्थानीय बांग्लादेशियों की रोजी रोटी और रोजगार पर असर पड़ रहा है। आरे নোয়াখালী নিজাবি বলে হদে মাইছে তো হুনি দে আরে ইয়ান শান্তি হইলে যাইম বলে হইলাম এখন আরে মাইছে তো হুনি দ শান্তি দে আরে যাইম গঙ্গরি ইয়াম মাঝ হইলে আরে বহুত শান্তি আছে ইয়ান নিরাপত্তা আছে। बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं को सालों से शरण दी हुई है, लेकिन इनके खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग इन शरणार्थियों पर मानव तस्करी के भी आरोप लगाते हैं। कहा जाता है कि रोहिंग्याओं की देखा देखी स्थानीय युवा भी मलेशिया जैसे देशों का गैर कानूनी रुख कर रहे हैं, जिसमें कई बार उनकी जान भी चली जाती है। स्थानीय लोग इसे मौत का सफर कहते हैं। আমি যেটা মনে করি সর্বপ্রথম এখানে ওই রোহিঙ্গা রিফিউজি যারা আছে বাংলাদেশে অবস্থানরত এরাই মূলত ওই আপনার মালয়েশিয়া যাওয়াটা মানব পাচারটা এরাই প্রথমে শুরু করছে। এরপর থেকে এই আপনার 2-4 বছর পরে আমাদের দেশ থেকে মানুষজন জানছে যে ওখানে ভালো সুযোগ সুবিধা আছে, কাজ কাম পাওয়া যায়, তখন আমাদের দেশ থেকেও গত 2-1 বছর 3 বছরের ভিতর আমাদের দেশ থেকেও শুরু হয়েছে। মূলত মূল নেটওয়ার্কটা হলো রোহিঙ্গা রিফিউজি থেকে শুরু। बांग्लादेश को डर इस बात का भी है कि अगर वो रोहिंग्याओं को यूं ही शरण देता रहा तो म्यांमार करीब 11 लाख और रोहिंग्याओं को बांग्लादेश भेजने की कोशिश करेगा। हालांकि स्थानीय मीडिया में ये खबरें भी आई हैं कि इन शरणार्थियों को बांग्लादेश सरकार हाथिया द्वीप पर बसाने की तैयारी कर रही है। बहरहाल सालों से कैंपों में रह रहे रोहिंग्या फिलहाल बांग्लादेश के इस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान लंबी है और उसकी गूंज पूरी दुनिया ने भी सुनी, लेकिन हैरानी तब होती है जब दुनिया के तमाम बड़े देशों समेत संयुक्त राष्ट्र तक मामले में सीधी कार्रवाई से बचता नजर आ रहा है। रोहिंग्या पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अनदेखी की जांच करती हमारी यह खास रिपोर्ट। पानी पर तैरती रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगी,
इन लोगों का कोई देश नहीं, नाव ही इनका घर है और दर दर शरण मांगना इनकी नियति। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त करीब 8000 रोहिंग्या मुसलमान जहाजों पर सवार होकर समुद्र में भटक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए बने आयोग के मुताबिक करीब 3000 रोहिंग्या किसी तरह से इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया के किनारे पहुंच गए हैं। स्थानीय आबादी और कुछ सरकारें उनके खाने पीने का इंतजाम तो कर रही हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने इसकी निंदा जरूर की है, लेकिन कोई भी देश म्यांमार पर कोई बड़ा दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुआ। जानकार इसके पीछे अमेरिका जैसे देशों की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल अमेरिका और दूसरे बड़े देशों के लिए म्यांमार न सामरिक और न ही आर्थिक रूप से ज्यादा मायने रखता है। वेस्ट एशियन कंट्री में इंटरवीन इसीलिए करते हैं, उनको वहाँ पे इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और इसको छोड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जहाँ पे वहाँ पे जो गल्फ कंट्री के जो सैक है वो अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देता है, उनका सिक्योरिटी अमेरिका की सबसे बड़ी कंसर्न होता है कि उनका सिक्योरिटी होगा तो जो तेल है वहाँ से उनके पास इस तरीके उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज म्यांमार में नहीं है, पर्टिकुलर जिस जगह पे ये रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। जब उस तरीका उनके पास होगा तो मुझे ऑटोमेटिक लगता है अमेरिका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अमेरिका कुछ करने के लिए तैयार होगा। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या को जल्द हल करना जानकार बेहद जरूरी मानते हैं। हाल ही में तालिबान रोहिंग्या मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए उकसा चुका है, जबकि आईएस भी रोहिंग्या के लिए भर्ती की बात कह रहा है। जानकार समस्या के बने रहने को समूचे दक्षिण और पूर्वी एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। अगर आप ये सॉल्यूशन हल नहीं देते म्यांमार वाले लोग है तो आईएस अभी तक फिलहाल में स्टोरी भी आ रही है, आईएस रिक्रूट कर रहा जा रहे, रिक्रूटमेंट शुरू हो गया था उनकी, या इसका क्योंकि लोग मारने के लिए, किसी भी तरह का मरने के लिए। अगर ये जिहादिस्ट है और ये मुल्लाज उनके साथ में कह रहे कल आप वहां पर शुरू करो, मारो लोग और सुसाइडल बम शुरू करो, ये आप यू आर रेडिकलाइजिंग द सोसाइटी। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत की भी अपनी चिंताएं हैं। दरअसल जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर भागे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के साथ ही दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में शरण ली है। पूर्वोत्तर में पहले ही अवैध प्रवासियों और सांप्रदायिक हिंसा की तपिश झेल रहा भारत म्यांमार में होती हर हिंसा की आग अपने यहाँ महसूस करता आया है। लेकिन भारत का मामले में कोई दखल न देना जानकार वाजिब भी मानते हैं कि ऐसे इसीलिए नहीं करेगा इंडियन गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट की म्यांमार सरकार का भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि उस जो जंगल इलाका है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ मिला हुआ, वहां पे बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट एक्टिव है। उनको कैसे उनका बेस को डिसमेंटल किया जाए, उनको जो गतिविधियों को कम किया जाए, इसलिए म्यांमार के कोऑपरेशन भी इंडियन सरकार को चाहिए। इसीलिए ऐसे ही सरकार नहीं करेगा जिसको लेके कहीं ना म्यांमार से नाराज हो जाए और हमको आज के डेट में जो कोऑपरेशन मिले ना मिले। म्यांमार को 1948 में अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन तब से ही ये देश गृह युद्ध का शिकार रहा है। हाल ही में ये देश लोकतंत्र की राह पर लौटा है। दुनिया के कई देश ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक परिपक्वता के साथ ही म्यांमार नागरिक अधिकारों को लेकर भी संवेदनशील बनेगा। नवविक्रम सिंह के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और मानव जाति के इतिहास में हिंसा का शिकार बनने वाले म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान दुनिया में अकेले नहीं हैं। हाल ही के सालों में दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोग जातीय हिंसा का शिकार बने हैं। धर्म, जाति और वर्ण के नाम पर मानवता अक्सर लहूलुहान होती रहती है। विशेष में जाते जाते आप यह खास रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देश हों या फिर सूडान, नाइजीरिया जैसे गरीब अफ्रीकी मुल्क, हर तरफ मानवता धर्म, वर्ण और जातीयता के हमलों से जख्मी हो रही है। पिछले कुछ दशकों में कई देशों में जातीयता के आधार पर भीषण नरसंहार हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। श्रीलंका में 1956 में सिंहली भाषा का विरोध तमिलों को महंगा पड़ा। तमिल बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के निशाने पर आ गए। इसके बाद शुरू हुए हिंसा के दौर में हजारों लोग मारे गए और लाखों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इसमें से अभी भी हजारों लोग बेवतन हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की संसद ने अहमदिया समुदाय को 1974 से गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। इसके बाद अहमदिया लगातार बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय के निशाने पर रहे।
सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों को वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान में ही शिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करके उन्हें मारने का सिलसिला भी 70 के दशक में ही शुरू हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा शिया मारे जा चुके हैं। The Secretary General condemns in the strongest possible terms the terrorist attack today on a bus in Karachi, Pakistan, reportedly killing at least 45 members of the Ismaili community and injuring several others. The Secretary General calls on the government of Pakistan to take all necessary measures to bring to justice the perpetrators of this despicable act. Taking note that a number of attacks against the Shia and Christian minorities have taken place in the recent past in Pakistan, the Secretary General urges the government of Pakistan to take swift measures aimed at effective protection of religious minorities in the country. 1995 में बोस्निया के शहर सेब्रेनित्सा में हुए भीषण नरसंहार में करीब 8,000 मुसलमान मारे गए थे। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा नरसंहार था। तब सर्ब सेनाओं पर मानवाधिकार हनन के कई और आरोप लगे थे। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय को लगातार हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी 1993 में 2 दिन के अंदर ही तालिबान शासन पर 7,000 लोगों की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद भी हजारा कट्टरपंथियों की निशाने पर रहे। 1997 में तालिबान ने हजारा समुदाय के करीब 8,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 2013 में दक्षिण सूडान में जातीय हिंसा भड़क उठी। यहाँ नुअर और डिंका समुदाय के बीच एक दूसरे को खत्म करने की होड़ लग गई। हिंसा में हजारों लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा को घर से बेघर होना पड़ा। Takes all our car, they burn up all the food for the civilian, and they takes all the lady, and they even kill all the young kids, like the girls. इराक में यजीदी समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से ISIS जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन के निशाने पर है। पिछले 2 साल के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि लाखों अभी तक बेघर हैं। सीरिया में द्रूज, सऊदी अरब और बहरीन में शिया, ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी जातीय आधार पर भेदभाव और हिंसा की शिकायत करते रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में भी अल्पसंख्यक समुदाय भेदभाव का शिकार हैं। जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।